वेलकम बैक मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे रेनबो फॉर्मेशन, जिसको आप लोग हिंदी में जानते हैं इंद्रधनुष। इंद्रधनुष कैसे बनता है आप लोगों ने देखा होगा। इंद्रधनुष, ठीक है, जब इस तरह से कोई ड्रॉपलेट है ना सन रेज पे पड़ती है तो यहाँ पर क्या होता है, इस तरह से 7 रंग इस तरह से क्या होते हैं, निखर आते हैं। यही हमारा रेनबो होता है, ठीक है। तो रेनबो किस तरह से फॉर्म करता है, हम लोग रेनबो फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। कुछ रेनबो फॉर्मेशन के बारे में मिसकॉन्सेप्शंस भी हैं जो उसको भी हम लोग आज दूर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि रेनबो क्या है और रेनबो कैसे बनता है। यदि 1 नंबर के एग्ज़ाम में यदि पूछा जाए कि रेनबो क्या है कैसे बनता है, तो 1 नंबर के एग्ज़ाम में यदि रेनबो फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले यदि आपसे पूछा जाए कि रेनबो फॉर्मेशन के लिए क्या रीज़न क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न, तो आप लोग क्या रीज़न दोगे, ठीक है ना। तो रीज़न सबसे पहला देंगे कि रेनबो फॉर्मेशन में 3 प्रकार की घटनाएं होती है, 3 प्रकार के फेनोमेनन होते हैं। फेनोमेनन नंबर फर्स्ट, घटना नंबर पहली क्या होती है कि इसमें रिफ्लेक्शन होता है, ठीक। फिर सेकेंड नंबर जो होता है यहाँ पे डिस्पर्सन होता है, और थर्ड नंबर में क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ ध्यान देने की बात है कि मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, नॉट रिफ्रैक्शन। क्या है, रिफ्लेक्शन। क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये 3 प्रकार की घटना होती है। यहाँ पे मैं एक स्टार लगा रहा हूँ, देखो सॉरी। यह क्या है कि रेनबो फॉर्मेशन के बारे में ये 3 बातें हमारे टेक्स्ट में दी गई है, ठीक है। यदि कोई पूछे कि रेनबो फॉर्मेशन, रेनबो क्यों बनता है, तो 3 हम लोग बात बताएंगे अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट। हम अपने टेक्स्ट के अनुसार से, हमारे टेक्स्ट में जो लिखा हुआ है, रिफ्लेक्शन, डिस्पर्सन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लेकिन क्या है, इन दिनों यहाँ पर जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को लेकर कुछ मिसकॉन्सेप्शंस है लोगों के बीच में। और मिसकॉन्सेप्शन क्या है कि कुछ लोग यहाँ पर यह जानना चाह रहे हैं कि क्या वास्तव में यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है या सिर्फ जो है कि रिफ्लेक्शन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता है। तो इसकी बात हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि यह होता है या नहीं होता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट, हमारे टेक्स्ट के अनुसार, हमारे टेक्स्ट बुक में यही मेंशन किया गया है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। पर हम लोग आगे यह भी पढ़ेंगे कि वास्तव में यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है या नहीं। जैसा कि हम लोग जानते हैं साइंस में क्या होता है कि साइंस में नए नए खोज किए जाते हैं, जो कोई नई बातें आती हैं तो उसको फिर हम लोग ऐड करते हैं, पुरानी बातों को हम लोग हटाते हैं, ठीक है ना। कुछ हम लोग ओल्ड कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं और फिर वो कॉन्सेप्ट जो मतलब इररिलेवेंट लगती है तो हम लोग उसको हटाते हैं, नहीं उसको लेकर के चलते हैं। तो वही बात है कि यहाँ पे जो मिसकॉन्सेप्शन है, हम लोग इस मिसकॉन्सेप्शन को भी दूर करेंगे। लेकिन मैं फिर एक बार यहाँ क्लियर कर देता हूँ, हमारे बुक में टेक्स्ट में यहाँ जो लिखा हुआ है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, और हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को ही मेंशन करेंगे, ठीक। लेकिन हम लोग क्यूरियोसिटी के लिए हम लोग यह जानना चाहेंगे कि क्या वास्तव में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है या नहीं होता है, मैं इसको बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए, रेनबो फॉर्मेशन के लिए क्या होता है। रेनबो फॉर्मेशन के लिए हमको ये कॉन्सेप्ट हम लोगों को जानना होगा क्या कि रेनबो फॉर्मेशन यदि हमें समझना है तो हमको 2 चीज़ों को जानना होगा। पहला तो ये चीज़ जानना होगा कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है, व्हाट इज़ क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल थीटा से, ठीक है ना, क्रिटिकल एंगल क्या होता है। और उसके बाद हमको जानना होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR, ठीक है ना। तो इस दोनों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग सीखते हैं कि क्या होता है क्रिटिकल एंगल और क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, हम लोग कैसे इसको समझते हैं। तो चलिए हम लोग एक डायग्राम से इसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। तो देखिए डायग्राम ये है, इस तरह से, इस तरह से। और यह जो मीडियम है हमारा, यह है हमारा एयर और यह है वाटर, ठीक है। इसमें होता क्या है कि हाँ, जो हम लोग पढ़ेंगे कि डेंसर मीडियम से लाइट चलेगी रेयर मीडियम में। तो चलिए, डेंसर मीडियम से लाइट ऐसे चली, ठीक है। उसके बाद जो है, इसके बाद टकराने के बाद, इस इंटरफेस को टकराने के बाद क्या होगी, लाइट को चली जानी चाहिए थी ऐसे, ठीक। लेकिन इस मीडियम में आने के कारण से, रेयर मीडियम में आने से इस तरह से चली जाएगी।
तो ये सर्टेन मान लीजिए कुछ एंगल है थीटा, ठीक है ना। ये अब क्या करेंगे, इस एंगल को क्या करेंगे, थोड़ा सा हम लोग और इंक्रीज़ करेंगे, ठीक। तो देखिए जब इसको हम एंगल को थोड़ा सा हम इंक्रीज़ करते हैं इस तरह से, तो लाइट को क्या होना चाहिए, चला जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन जो है ना लाइट इस तरह से बेंड कर जाती है ऐसे। तो अब देखिए यह जो है ना इंटरफेस को टच कर रही है, हमारा जो है ना क्या हो रहा है, इंटरफेस को टच कर रहा है। यह इंसिडेंट रे और यह जो है रिफ्रैक्टेड रे जो क्या हो रहा है, हमारे इस इंटरफेस को टच कर रहा है। तो ऐसा सिचुएशन कब होता है कि ऐसा सिचुएशन तब हो जब इस एंगल का मान, ठीक है ना, इस एंगल का मान यदि कुछ है क्रिटिकल एंगल और यह जो 90 डिग्री हो रहा है, यानी कहने का मतलब जो है हमारा एंगल आई जो है, एंगल आई की वैल्यू जो है, सॉरी एंगल आर की वैल्यू जो है 90 डिग्री और ये हमारा। तो देखिए एंगल आर की वैल्यू 90 डिग्री कब जब हो जाए, कब हो जाए, जब इसका मान कुछ हो क्रिटिकल एंगल। तो वह कौन सा एंगल है, वह कौन सा एंगल है कि जब इसका जो है ना एंगल आर का मान 90 डिग्री, जब एंगल आर का मान 90 डिग्री हो जाए तो इसी एंगल को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, ठीक है ना। क्रिटिकल एंगल क्या होता है कि क्रिटिकल एंगल को हम लोग फाइंड आउट कैसे करते हैं कि फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक ऑब्जर्वेशन करते हैं, इस तरीके से लाइट को इस तरह से पास कराते हैं। तो लाइट क्या होती है हमारी इस तरह से चली गई, और फिर क्या है लाइट को थोड़ा सा हम इसको ऊपर की तरफ उठाते हैं। उठाने के बाद हम ऐसा देखते हैं कि लाइट जो है ठीक इंटरफेस को टच कर रही है, यही हमारा इंटरफेस को टच कर रहे हैं। यानी इंटरफेस को टच करने का मतलब एंगल आर की वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री। तब वहाँ पे स्टॉप करेंगे और वहाँ पे हम इस एंगल को मेज़र करेंगे कि यह एंगल हमारा क्या होगा, यही एंगल जो होगा हमारा क्रिटिकल एंगल होगा। जब एंगल आर की वैल्यू 90 डिग्री बनने लगे तो यही हमारा एंगल क्या होगा, क्रिटिकल एंगल होगा। ध्यान से समझना है, ठीक। अब क्या होता है कि फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, फिर थोड़ा सा और इसको हम लोग बढ़ाते हैं। देखो इस तरह से हमने थोड़ा सा और इसको ऊपर किया, क्रिटिकल एंगल से क्या किया हमने इसको बढ़ाया, वैल्यू एंगल का मान क्या किया हमने बढ़ाया। यहाँ पे थीटा है और यहाँ पे थीटा सी है, तो थीटा और थीटा सी में किसकी वैल्यू ज़्यादा है, थीटा सी की वैल्यू, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू ज़्यादा है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर यह इसकी वैल्यू जो है यह मान लेते हैं थीटा क्रिटिकल एंगल, मतलब कुछ मान लिया थीटा के, ठीक। यह इस तरह से क्रिटिकल एंगल, सॉरी क्रिटिकल एंगल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इससे ज़्यादा होगा। तब क्या होगा ऐसे सिचुएशन में कि यार लाइट ऐसे जाएगी तो क्या मतलब ऐसे इधर चली जाएगी, ऐसे आएगी नहीं। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब क्रिटिकल एंगल की वैल्यू जब ज़्यादा हो जाती है तो लाइट अपने ही मीडियम में चली आती है। यानी कि मैं कहने का मतलब यह वाटर था तो वाटर में के ही मीडियम में चली जाती है, और यह इसी घटना को हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन ही हो रहा है। हम लोग रिफ्लेक्शन में क्या पढ़े थे कि जब लाइट आती है तो अपने ही मीडियम में वापस रिबाउंड करती है, यहाँ भी वही हो रहा है। देखिए यहाँ जो लाइट जब जा रही है, यह ग्लास है ना, और टकराने के बाद फिर क्या हो रहा है, सॉरी ये क्या है हमारा वाटर है, यह हमारा वाटर है और यह हमारा क्या है एयर। लेकिन जो है लाइट जो है हमारा क्या है वापस जो है हमारे वाटर में ही आ रहा है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यही होता है हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि इसकी जो एंगल होती है थीटा के, ठीक है ना, इसकी जो एंगल होती है वह ग्रेटर देन होती है थीटा सी, क्रिटिकल एंगल से वैल्यू बड़ी होती है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्रिटिकल एंगल के मान में क्या संबंध हो सकता है। तो हम लोग बताएंगे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल होना चाहिए हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक। एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि मतलब थीटा के की वैल्यू जो है, थीटा के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए। हम लिख देते हैं थीटा के। अब आपको दिख रहा होगा तो थीटा के, तो सब इस तीनों में यदि पूछा जाए सबसे बड़ी एंगल कौन सी है तो थीटा के, उसके बाद कौन सी है थीटा सी, उसके बाद कौन सी है थीटा। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की जब बात हो तो आपको हमेशा यह बताना हो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए
क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा। मान लीजिए क्रिटिकल एंगल का मान लीजिए 45 डिग्री, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए क्रिटिकल एंगल का मान 45 डिग्री है, तो आपसे पूछेगा कि बताइए तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या होगी, 45 से ज़्यादा होगी, 46 हो सकती है, 47 हो सकती है, 50 हो सकती है। ठीक, यह मेरा कहने का मतलब है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए जो है हमारा जो एंगल होगा थीटा सी से ग्रेटर ही होगा। मैंने आपको एग्जांपल से समझा दिया। यदि पूछ दिया जाए क्रिटिकल एंगल सपोज मान लिया कि 45 डिग्री है, तो बताइए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो ग्रेटर देन 45 डिग्री, तो ये 46 हो सकती है, 47 हो सकती है, ज़्यादा ही हो सकती है 45 से। तो इस चीज़ को दिमाग में रख कर के ही हम लोग रेनबो फॉर्मेशन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉरी, तो चलिए हम लोग रेनबो फॉर्मेशन को हम लोग देखते हैं कि रेनबो किस तरह से फॉर्म करता है। मैंने आपको रेनबो के लिए बता दिया कि रेनबो किस तरह से फॉर्म करता है, आपको फिर से हम रेनबो बताते हैं। अब ये आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया इस चीज़ों को, ठीक है। मैंने आपको फिर से मैं बता दिया, देखो कि यहाँ से लाइट इधर से आती है डेंसर मीडियम से रेयर में, और इस तरह की घटना के लिए ये ध्यान रखना है कि लाइट हमारी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है। तो देखिए डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में गए, तो यह केस फर्स्ट है हमारा, ठीक, और यह हमारा केस सेकेंड है, और यह हमारा क्या है, केस थर्ड है। केस फर्स्ट, केस सेकेंड और केस थर्ड को हमने आपको समझाया है, ठीक है। केस सेकेंड में हम आपको क्रिटिकल एंगल की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना बताए कि व्हाट इज़ क्रिटिकल एंगल, कैसे हम लोग क्रिटिकल एंगल मालूम करते हैं। तो हम लोग पता है कि क्रिटिकल एंगल मालूम करने के लिए क्या होता है, हम एंगल को बढ़ाते हैं, और यदि हमारा आर की वैल्यू अगर हमारे आर की वैल्यू 90 डिग्री है हो गई, तो अब हम इसको मेज़र जब करेंगे तो यही हमारी क्रिटिकल एंगल होगी। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए फिर क्या होगा, थीटा से इसकी वैल्यू को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, वो जो थीटा के होगा वो थीटा सी से ग्रेटर होगा। जब ग्रेटर होगा तो इसी घटना को हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, नॉट रिफ्रैक्शन, ठीक। तो हम लोग रेनबो फॉर्मेशन को देखते हैं, आप लोग देखिए इसको। तो चलिए बच्चों हम लोग रेनबो फॉर्मेशन के मैकेनिज्म को समझते हैं, और ये पेपर में आता भी है कि रेनबो किस तरह से फॉर्म करता है, इसके मैकेनिज्म को समझाइए। तो रेनबो फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कौन कौन सी घटना होती है। पहली घटना होती है रिफ्लेक्शन, ठीक, और दूसरी डिस्पर्सन। डिस्पर्सन को ऐसे हम लोगों को पढ़ना नहीं है, ठीक है। वैसे हमने मेंशन कर दिया है कि डिस्पर्सन होता है, ठीक है ना। यदि आपको ऑब्जेक्टिव में या कहीं भी आपको मेंशन करना हो तो आप डिस्पर्सन मेंशन कर सकते हैं, ठीक। और थर्ड में हमारा जो है यह है हमारा टोटल इंटरनल, सॉरी यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं रिफ्रैक्शन लिखना था, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आइए हम लोग समझते हैं कि कैसे ये फॉर्म करता है। तो चलिए देखिए, यह एक इस तरह से स्फेरिकल हमारा जो है यह कैसा है, स्फेरिकल ड्रॉपलेट्स है, ठीक है ना। रेनबो के लिए क्या होता है, हमारा स्फेरिकल ड्रॉपलेट होता है, स्फेरिकल ड्रॉपलेट है ना। ये इस पर यहाँ सर्कुलर दिख रहा हो, पर ये सर्कुलर है नहीं, ये क्या है, स्फेरिकल। एक तरह से समझिए कि स्फेयर की तरह है, एक मोती की तरह है, ट्रांसपेरेंट मोती, ठीक है, स्फेरिकल ड्रॉपलेट है। तो देखिए सबसे पहले क्या होती है, लाइट इस तरह से यहाँ पर इंटर करेगी, देखिए ऐसे आएगी लाइट, और पहली घटना जो होगी वह रिफ्रैक्शन की होगी। क्या होगी, पहली रिफ्रैक्शन का। यह हमारा सेंटर है, इस तरह से मान लिया सेंटर है। तो रिफ्रैक्शन के तो इस तरह से मान लीजिए कि लाइट हमारी ऐसे चली गई ऐसे, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर इस तरह से एक टेंजेंट खींचेंगे ताकि हमको एंगल और आई और आर का मान निकालने में सहूलियत हो जाए। देखिए इस तरह से। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग इसको मिलाएंगे। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, यही रेडियस से हो करके जो लाइन जाती है वही हमारा परपेंडिकुलर होता है, ठीक। यह इस तरह से यही हमारा नॉर्मल होता है, ठीक। अब देखिए यह हमारा
इंसिडेंस रे है, इंसिडेंस रे, इसको हम लोग बोलते हैं आपतित कर। यह रे ऐसी आई और रिफ्रैक्ट होकर के ऐसे टकराने के बाद, इंटरफेस से टकराने के बाद ऐसे चली गई। ठीक, अब जो होगा हम एंगल आई की वैल्यू जब हम निकाल देंगे तो एंगल आई की वैल्यू क्या होगी हमारी, तो परपेंडिकुलर से ही मेज़र करते हैं ये, तो ये हमारा हो गया आई। ठीक, और ये परपेंडिकुलर से ही इसको हम मेज़र करेंगे, ये हमारा हो जाएगा आर। ठीक है, यहाँ पर जो घटना होती है यहाँ होती है हमारी रिफ्रैक्शन। इस पॉइंट पे जो होती है, मैं कहाँ लिख दूँ, ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे इस पॉइंट पे जो होती है घटना वो होती है हमारी रिफ्रैक्शन, पहली वाली घटना रिफ्रैक्शन। और यहीं पे हमारा होता है डिस्पर्सन। ठीक है, यहीं पे हमारा होता है डिस्पर्सन। अब देखिए डिस्पर्सन होता है हमारा, हाँ तो देखिए बच्चों, तो फिर थोड़ा साउंड का इशू था, है ना, इसके लिए सॉरी बच्चों। तो देखिए इसमें क्या है कि हम यही आपको बतलाने वाले थे कि मतलब किस तरह से, तो हमें आपको बताया कि यहाँ पे क्या होगा रिफ्रैक्शन, इस पॉइंट पर क्या होता है रिफ्रैक्शन, और यही इसी जगह पे हमारा क्या होता है डिस्पर्सन भी होता है। ठीक ना, लाइट क्या होती है फैलती है, डिस्पर्स करती है, तो डिस्पर्सन हुआ। उसके बाद जो है इस जगह पे यहाँ से लाइट ऐसे आती है, ऐसे, ठीक है, इस तरह से ऐसे टकराने के बाद ऐसे आती है, ऐसे, और फिर इस तरह से निकल आती है इस तरीके से ऐसे। तो इस जगह पर जो होता है हमारा, यही होता है हमारा ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट। ठीक है, हमारे टेक्स्ट में लिखा हुआ इस पॉइंट पर जो होता है टोटल, और फिर ये लाइट फिर जो है हमारी रिफ्रैक्ट होकर के फिर ये बाहर चली आती है। ठीक, और इस तरह से हमारा रेनबो का फॉर्मेशन होता है। तो हम लोग यह यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से रेनबो का फॉर्मेशन, ये एक्चुअल मैंने आपको बताया कि यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है या नहीं होता, हम लोग इसको चेक करेंगे। ठीक, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्या होना चाहिए कि यह जो आर की वैल्यू जो है, इधर से ऐसे लाइट आई और ऐसे चले गई, तो ऐसा तो सिचुएशन हो सकता है कि लाइट फिर ऐसे जाए फिर वापस ऐसे लौट के चली जाए, तो यह इस तरह से ना हो, इसके लिए क्या होना चाहिए, इसकी एंगल, इसकी आर की वैल्यू जो होनी चाहिए वो लेस देन क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लेस देन क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। तो जब यह आर लेस देन क्रिटिकल एंगल है तो अब इसको भी हम मिलाते हैं, यह भी हमारा क्या होगा रेडियस होगा, और यहाँ से इसको मैं मिटा रहा हूँ, यह इस तरह से, यह हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये नॉर्मल हो गया। ठीक है, तो यह जब देखो यह क्या है हमारा रेडियस है, तो यह भी क्या है रेडियस, और हम पढ़े हैं कि रेडियस जब इक्वल हो तो उसके एंगल्स भी क्या होते हैं इक्वल होंगे। तो देखिए, तो यह जो है आर का मान लेस देन क्रिटिकल एंगल है, तो जब लेस देन क्रिटिकल एंगल हो रहा है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहाँ से हो पाएगा। तो यही तो मैं आपको बताना चाह रहा था पहली क्लास में, इसके पहले जो मैंने आपको समझाया था कि मतलब कि यह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए क्रिटिकल एंगल से वैल्यू क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। और यहाँ क्या हम बता रहे हैं कि आर की वैल्यू क्या है, लेस देन क्रिटिकल एंगल। तो इस जगह पे जो होता है क्रिटिकल एंगल, इस जगह पे क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता है अकॉर्डिंग टू न्यू रूल्स, नए रूल्स के अनुसार से। ठीक है, कुछ रिसर्च हुए हैं, जो बहुत सारे फिजिसिस्ट हैं, भौतिकवेत्ता लोग हैं, उन्होंने रिसर्च किया और बताया कि यहाँ पर मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता है। और विकीपीडिया के भी सोर्स से मतलब यह मालूम है कि यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ यहाँ पे बात की गई है रिफ्लेक्शन की बात गई, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात नहीं कही गई है। ठीक है, तो कुछ सोर्स से यहाँ पे यह बात की पुष्टि की जा रही है कि इस जगह पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता है। ठीक है, लेकिन हमारे टेक्स्ट में क्या है या मेंशन किया गया है कि यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, लेकिन हम लोग इसी को फॉलो करेंगे। यदि क्वेश्चन पेपर में जब आएगा तो हम लोग लिखेंगे टोटल इंटरनल
रिफ्लेक्शन। लेकिन मैंने आपको एक जानकारी के व्यू से आपको बता दिया कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता और क्यों नहीं होता है, मैंने इसका आपको एक्सप्लेनेशन बता दिया। और रेनबो फॉर्मेशन के बारे में यदि पूछा जाए लिखने के लिए तो हम लोग यही लिख सकते हैं, रेनबो फॉर्मेशन। इसके लिए 3 तरह की बात होती है, पहला रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और किस तरह से होता है ये आप इस तरह से दिखा सकते हैं, इस ड्रॉपलेट को बना करके इंसिडेंस रे आ रही है, ऐसे आ रही है, इस तरह से सारी घटनाओं को आप एक्सप्लेन कर देना, रेनबो फॉर्मेशन आप आसानी से बता सकते हैं। तो आपको समझ में आया होगा इस तरह से, इतना मैंने आपको डिटेल से समझाया एक एक चीज़ों को खोल करके। तो आप लोग इसको बार बार देखिए, एक बार में आपको चीज़ें नहीं समझ में आए तो दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, ठीक है ना। तो यही तो फ़ायदा है, ठीक है ना, ऑनलाइन स्टडी का, कि आप उसको बार बार रिवर्स करके देख सकते हैं, ठीक है। एक बार चीज़ें उतनी सेंस नहीं दे पाती है जितना बार बार देती है, इसलिए आप लोगों को कहा जाता है कि बार बार इसको देखें। एक बार में नहीं समझ में, दोबारा देखेंगे, तिबारा देखेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा, ठीक। एक बार पॉज करके देखें, समझने का प्रयास करें तो समझ में आएगा, ठीक है। तो ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट जो हमारा जो लेसन होगा तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, अगले लेसन में हम लोग स्टार्ट करेंगे हम लोग लेंस, ठीक है। और कुछ न्यूमेरिकल्स यदि बचे हुए होंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स यदि मतलब इस तरह से ऐसा कुछ कमेंट्स आता है कि कोई ऐसा प्रॉब्लम फंस रहा है आप लोगों को, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए, तो हम आप वो सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। तो आप इतना तक आप लोग रिवाइज कीजिए और नेक्स्ट में लेंस हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो वॉच कीजिए, थैंक यू वेरी मच, और सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए, लोगों को भी बताइए यदि सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो। थैंक यू वेरी मच।